अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। आजकल की बदलती जीवन शैली तथा गलत खान पान कई बीमारियों को सीधा निमंत्रण दे रही है। आज लोग जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि का बेहद शौक से सेवन करने लगे हैं। इससे लोग न सिर्फ मोटापे का शिकार हो रहे हैं, बल्कि वे गठिया या अर्थराइट्स जैसी पीड़ादायक बीमारी की चपेट में भी आ रहे हैं। जी हाँ, अर्थराइट्स या गठिया रोग आज लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा है। ये रोग आज न सिर्फ बूढ़े लोगों में ही देखने को मिलता है, बल्कि इसकी चपेट में नौजवान लोग भी आ रहे हैं। अर्थराइट्स अर्थराइट्स से पीड़ित लोगों के शरीर में काफी दर्द होता है। अर्थराइट्स घुटनों और कूल्हे की हड्डी पर अधिक प्रभाव डालता है। इस रोग से पीड़ित लोग अपने हाथ पैर को हिलाते वक्त काफी तकलीफ का सामना करते हैं। 12 अक्टूबर को पूरी दुनिया वर्ल्ड अर्थराइट्स यानी गठिया डे मनाती है। एम्स के स्टडी और डॉक्टर के मुताबिक ये बीमारी या इससे ग्रसित होने वाले लोग भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के खान पान और लोगों की लाइफस्टाइल। साथ ही साथ प्रदूषण भी अर्थराइट्स के मरीजों की संख्या बढ़ाने में अहम योगदान देता है। वर्ल्ड अर्थराइट्स डे के मौके पर एम्स के डॉक्टरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक तरफ इस बीमारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया, साथ ही साथ लोगों को और समय रहते अगर सही इलाज लोग करें तो इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। और आज के दौर में इस बीमारी का इलाज पूरी तरह संभव है। बात करें इस बीमारी की तो मौजूदा दौर में लोगों के खान पान के कारण होने वाला मोटापा अर्थराइट्स का कारण बन सकता है। साथ ही साथ हमारे दिनचर्या में मोबाइल पर काम करना, लैपटॉप पर काम करना, ऑफिस में कुर्सी पर बैठना, हर एक चीज अगर आप सावधानी बरतें तो इस समस्या से आप बच सकते हैं। एम्स के डॉक्टरों ने बड़े ही विस्तार से बताया, जैसे इंसान के शरीर के ऊपरी हिस्से में जो गर्दन होता है उसके ऊपर हमारे मस्तिष्क का वजन होता है। जब हम मोबाइल देखते हैं या लैपटॉप पर काम करते हैं तो गर्दन थोड़ी टेढ़ी करते हैं और सर को झुकाते हैं। इससे हमारे गर्दन की हड्डियों पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही अगर आप मोबाइल पर काम करते हैं तो मोबाइल देखने के लिए भी आप गर्दन झुकाने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मोबाइल पकड़ने के लिए आपके हाथ की उंगलियों को फोल्ड करना पड़ता है। डॉक्टर के मुताबिक इस अवस्था में गर्दन और हाथ की उंगलियों के मसल्स का जो स्थिति वे सामान्य नहीं होता और ज्यादा काम करने से लोगों को जोड़ में दर्द की शिकायत हो जाती है। डॉक्टर ने कहा कि किसी भी तरह से काम आप करते हैं तो कम से कम 20 मिनट के बाद एक बार सामान्य स्थिति में बैठे हैं, जिससे आपके मसल्स को आराम मिल सके। डॉक्टर के मुताबिक एम्स जैसे बड़े अस्पताल में इस बीमारी का बेहद आधुनिक और बेहतर इलाज है, लेकिन अफसोस की बात है जितनी संख्या में अर्थराइट्स के मरीज भारत में लगातार बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से भारत में अर्थराइट्स के डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। डॉक्टर ने इस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अर्थराइट्स जैसी बीमारी से बचने के लिए योग एक हम समाधान सामने आया है। यानी अगर आप योग करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो सर्वे के मुताबिक अगर आपके अंदर अर्थराइट्स के लक्षण भी हैं तो वे काफी हद तक कंट्रोल में रहते हैं। ये कई केसेस में देखा गया है कि ऐसे में इस बीमारी का इलाज योग भले ही ना हो, लेकिन इस बीमारी को काबू करने के लिए योग का अहम योगदान है। डॉक्टर के मुताबिक कोरोना काल के बाद इस बीमारी के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। वर्ल्ड अर्थराइट्स डे के मौके पर एम्स के सीनियर डॉक्टरों ने क्या सुझाव दिए, आइए आप उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं चाहूँगी कि सारा जोड़ का दर्द, हर जोड़ का दर्द गठिया नहीं होता, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर किसी को रूमेटोलॉजिकल इलनेस है जो कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, चाहे वो रूमेटॉइड हो, चाहे वो ल्यूपस हो, चाहे वो स्क्लेरोडर्मा हो, वैस्कुलाइटिस हो या कोई और बीमारी हो, उसका पूरी तरह इलाज संभव है। और इसके इलाज में बहुत स्पेशलाइज्ड दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। शुरुआत थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से होती है, अगर पब्लिक को मैं कहना चाहूँ। उसके बाद अगर उससे रिस्पांस नहीं आता तो दूसरे लाइन की, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसे मेडिसिन चलती हैं। आज की डेट में हमारे पास टारगेटेड मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, बायोलॉजिक्स अवेलेबल हैं, लेकिन पब्लिक ये बिल्कुल ना सोचे और डॉक्टर पे ये प्रेशर ना डाले कि जो बढ़िया से बढ़िया दवाई है या जो बायोलॉजिक से हमें शुरू कर दें तो हम बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि
बायोलॉजिक्स के अपने एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं और डॉक्टर के लिए ये सोचना कि बेनिफिट ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है मरीज को, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ता है। और जो बायोलॉजिक्स हैं या टारगेटेड थेरापीज़ हैं वो कोई मैजिक बुलेट नहीं है, वो भी टाइम लेती हैं असर आने में और जब ज़रूरत हो तभी ही दी जानी चाहिए। अवेलेबिलिटी की वजह से कि ले लें और पैसे हैं आपके पास आप ले लें, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और स्टेरॉइड्स भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन हर मरीज को स्टेरॉइड्स नहीं दिए जाते हैं, जहाँ इनकी ज़रूरत हो वहीं पे दिया जाता है। एक बार एज लिमिट भी बता दीजिए कि पहले किस तरह था और अब इसमें किस तरह से। देखिए, गठिया की बीमारी नवजात शिशु से लेकर और किसी भी उम्र में हो सकती है और ज़्यादातर ये बीमारियां जो हैं एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जिसे कह देते हैं कि जो 15 से और 40 की उम्र के आसपास होती हैं, जो सीरियस प्रकार की इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती हैं, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती हैं, और वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन मिलती हैं क्योंकि उनका कुछ जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज होती हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए। लेकिन किसी भी उम्र में हो, इस बीमारी का इलाज आज के टाइम में पूरी तरह संभव है। पाया कि इन लोगों का डिजीज एक्टिविटी स्कोर, डिजीज सेवेरिटी काफ़ी कम हो गया। तो जो जैसे मैम ने बताया कि इनका होता है कि इनको बहुत सूजन, दर्द है, डिफॉर्मिटी है और फिर ये दूसरे अंगों को भी इफेक्ट करता है, जैसे कि फेफड़ों को, लंग को, हार्ट को, स्किन को, आइज को। तो हमने ये सारे पैरामीटर्स प्री इंटरवेंशन और पोस्ट योगा इंटरवेंशन स्टडी किए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जब मैं योग बोल रही हूँ इसमें आसन भी आते हैं, प्राणायाम भी आता है और ध्यान भी आता है। ये एक हम लोग सोचते हैं कि जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो योग कर नहीं पाएंगे, वो उनके लिए डिफिकल्ट होगा। तो हम जो पेशेंट को योगासना कराते हैं वो पेशेंट की जितनी भी लिमिटेशंस को मध्यम में उनको सूक्ष्म व्यायाम कराए जाते हैं, जिनसे राइट फ्रॉम द नेक, शोल्डर, सारे जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जाती है एंड धीरे धीरे दूसरे आसन कराए जाते हैं। तो जैसे जैसे रेंज ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उनका रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ता है और ये देखा है बैलेंस बढ़ता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन उनके जॉइंट्स में बढ़ता है, फिर उससे उनका टोन और स्ट्रेंथ ऑफ मसल बढ़ता है, धीरे धीरे वो दूसरे आसन भी कर पाते हैं। तो जब पहले एम इज कि हम उनको ये सूक्ष्म व्यायाम कराएं, उसके बाद और आसन लाए जाते हैं, जैसे कि जब वो लोग ये करते हैं सूर्य नमस्कार करते हैं, धीरे धीरे जितनी भी उनकी क्षमता हो उतना ही करते हैं, धीरे धीरे उनका रेंज और उनका बेटर हो जाता है। तो हमने ये पाया कि उनकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। फिर जब प्राणायाम के जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम है और उनको कहा जाता है कि हमारे सामने भी करो, एक एक घंटे का हमारा यहाँ ये कोर्स होता है जो हफ्ते में 5 दिन कराते हैं ओवर 8 वीक्स। तो फिर ये घर पे भी जाके करें तो उसमें हमने देखा उससे इन्फ्लेमेशन बहुत कम होता है। जैसे कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन है वो एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। नॉर्मली जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो माइक्रोब्स को फाइट करता है, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को फाइट करता है। इसमें बॉडी का जो इम्यून मैकेनिज्म है अपने टिश्यू को ही डैमेज करना शुरू कर देता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन को, और फिर बोन में इरोजन्स होते हैं जिसके कारण बोन में डिफॉर्मिटी आती है, पेन आता है। तो हमने देखा जब हम ये आसन करते हैं फिर प्राणायाम से फिर ध्यान की तरफ जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन बहुत कम हो जाता है। तो जैसे हमारी स्टडीज़ ने ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपनी स्टडीज़ में ये मेजर किया, क्वांटिफाई किया कि जो भी ये इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, इन्फ्लेमेटरी जैसे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, उनकी मात्रा योगा से पहले कितनी थी और योगा के बाद कितनी थी। तो वी नो कि कई ऐसे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं जैसे इंटरल्यूकिन 17 है, ये हमारे जॉइंट पे अटैक करता है। ये इंटरल्यूकिन 6 है, ये दूसरे फेफड़ों पे, हार्ट पे, स्किन पे, लंग पे, ब्रेन में इफेक्ट करता है। और फिर ऐसे कई और फैक्टर्स हैं जैसे जो हमने अपनी स्टडी में किया, ये साइंटिफिक नेम्स हैं पर ये इंपॉर्टेंट है कि इन सब की मात्रा, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, NF-kappa भी है, इन सब की मात्रा कम हुई है और इन्हीं को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि उनको ना दो, दिस इज अ पावरफुल एडजंक्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस डिसऑर्डर। तो हमने ये पाया कि जब ये हम ये आसन, प्राणायाम, ध्यान करते हैं तो इन्फ्लेमेशन की लेवल्स का स्तर बहुत कम हो जाता है। तो इससे पेशेंट की कंप्लायंस भी बढ़ती है, बिकॉज पेशेंट इज मोर मोबाइल, उनके जॉइंट्स मूव कर रहे हैं, दे आर एबल टू परफॉर्म देयर डेली कोर्स, बिकॉज ऑफ विच अदरवाइज जब ये लोग पेशेंट्स आते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिटेरियोरेशन आती है।
और ये भी देखा गया कई लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ जाती है कि कैसे मैनेज करेंगे, इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं अगर। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के स्कोर्स पुअर होते हैं और योग करने के बाद हमने देखा कि इनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया। दे कुड परफॉर्म देयर डेली कोर्स एंड सो मच सो हम तो हैरान थे, जो कई मरीज थे जिनके लिए हमने स्पेशल बेंच बनाया था कि आज हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाने जा रहे हैं। भारत के लिए कितना ये है और कुछ डाटा बताइए, कुछ आंकड़े बताइए कि कितना अभी संकट का हिस्सा है इसके बारे में। देखिए पिछले 2-3 डिकेड से ये नोट किया जा रहा है कि जो रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस हैं यानी कि जोड़ों से संबंधित जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं और जितने स्टडीज़ अवेलेबल हैं उसके मुताबिक ये देखा गया है कि जो इनका प्रेवलेंस है वो दुगने से ज़्यादा हो गया है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं इन बीमारियों के बढ़ने पे। एक इंडियन स्टडी के मुताबिक जो इनका प्रेवलेंस है वो 7% से लेके 23% तक है और एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ स्टडी आई थी उसके मुताबिक जो पेनफुल मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं वहाँ इसका प्रेवलेंस 32% देखा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका बर्डन कितना ज़्यादा है। इंडिया में कोई बहुत कहना चाहिए कि लार्जर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ नहीं हुए हैं क्योंकि वो होनी बाकी है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं। मैम अगर जो आम तौर पे कहा जाए तो सिम्टम्स क्या है, लोग कैसे देखिए अगर हम बात करें रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस अगर हम बात करें गठिया की बीमारियों के लक्षणों की तो जोड़ों में सूजन आना, लालिमा आ जाना, काम काज करने में जोड़ों में दर्द होना, सुबह जब सो के उठते हैं तो जकड़न हो सकती है जोड़ों में कि जो कि 30 मिनट से ज़्यादा तक लास्ट करती है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी जो जोड़ों की बीमारियां हैं वो सिर्फ जोड़ों तक ही नहीं रहती, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें हो सकता है आँखों में लालिमा आ जाए, आँखों में जो आंसू हैं वो सूख जाए, मुंह में सूखापन आने लगे या फिर उठने बैठने में जो परेशानी मसल वीकनेस की वजह से हो, शरीर पे लाल चकत्ते आ जाएं। किसी लेडी में रिकरेंट अबॉर्शंस हो सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन डेथ यानी कि बच्चे की डेथ हो सकती है जन्म होने से पहले, और सर्दियों में जो हाथ हैं उनका रंग बदलना, जैसे सफ़ेद लाल नीले रंग का हो जाना, उसे हम रेनॉल्ड्स फिनोमेना कह देते हैं। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन सी बीमारी है, कौन से प्रकार का गठिया है। सांस फूलने लगना, मुंह से खून आ जाना, किसी की किडनी फेल हो जाना, दौरे आ जाना, तो आप समझ सकते हैं कि कितने इसके वाइड स्प्रेड मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसके रिस्क फैक्टर की, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं वो तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं जो कि 60% रोल प्ले करते हैं उन पे हमारा कंट्रोल है। और उसमें वो फैक्टर्स आते हैं जैसे कि कोई स्मोकर है, टोबैको कंजम्पशन, एयर पोल्यूशन, PM 2.5 पार्टिकल्स जो हैं उनको भी माना गया है कि वो गठिया यानी कि बहुत सारे और दूसरे ऑटो इम्यून डिजीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रिकरेंट इन्फेक्शंस, अगर किसी को बार बार वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, किसी को कोई मेलिग्नेंसी है यानी कि कैंसर है, उसमें भी गठिया हो सकता है। कुछ दवाएं हैं जो गठिया कर सकती हैं और बहुत सारे और फैक्टर्स जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होने का ख़तरा बढ़ा देते हैं, जैसे कि किसी को वायरल इन्फेक्शन जैसे होना रिकरेंट हो रहे हैं और अभी कोविड होके हटा है तो उसके बाद भी ये बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। आज के मैम ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं जैसे मोबाइल व लैपटॉप, ये बेहद आम हो गया है, क्या ये भी जिम्मेदार है इस बीमारी को बढ़ावा देने में? जी, क्योंकि यहाँ पर बात हम सिर्फ ऑटो इम्यून बीमारियों की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स की, रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की इन जनरल। तो उसमें जो बाकी जॉइंट के दर्द वगैरह हैं, स्टिफनेस है, वो भी आती है। तो मोबाइल का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल, और चाहे वो कुछ भी हो, डेस्कटॉप हो चाहे वो लैपटॉप हो, और इसके अलावा जो हमारे उठने बैठने का तरीका है, हमारे चलने फिरने का तरीका है, और हमारी जो बाकी की जीवन शैली है, वज़न बढ़ना,
फिज़िकल एक्टिविटी ना करना, ये सब जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि कई बार हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि सबसे बढ़िया महंगा स्मार्टफ़ोन हमारे हाथ में हो। तो क्या होता है, जब आप हाथ में स्मार्टफ़ोन पकड़े रहते हैं तो आपकी जो उंगलियां हैं उनको आप अननेसेसरली स्ट्रेस करते हैं, तो उनमें जकड़न आना और उनमें दर्द होना, इवन डिफ़ॉर्मिटी तक हमने देखी है अपने पेशेंट्स में जो ओपीडी में रिपोर्ट करते हैं। मैम, एक आम तौर पर अगर कहा जाए तो इसका उपाय क्या है? मतलब कितने देर तक मोबाइल को यूज़ करें और फिर किस तरह से थोड़ा रेस्ट लें, प्राइमरी जो जो लोग इससे थोड़ा बच पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप अपने जॉइंट को यूज़ करिए, मिसयूज़ मत करिए और अब्यूज़ नहीं करिए, राइट। उसका मतलब क्या है कि हर जोड़ की एक न्यूट्रल पोजीशन होती है, यानी एक ऐसी पोजीशन होती है जिस पे उस पे सब उसके आसपास के जो मसल्स हैं उन पे सबसे कम स्ट्रेन पड़ता है और जॉइंट की वेयर एंड टेयर यानी कि घिसते कम है। तो वो जानने की कोशिश करें। जैसे हम बात कर रहे हैं तो बात करते वक्त जो हमारी नेक है वो झुकी हुई या बहुत पीछे को नहीं है, वो सिंपल स्ट्रेट है, तो ये न्यूट्रल पोजीशन कह सकते हैं। आपने जैसे ये माइक्स पकड़े हुए हैं तो बहुत देर आप देखें आपकी जो एल्बो है वो टेबल पे रेस्ट कर रही है और तो वहाँ पे स्ट्रेन पड़ रहा है आपके मसल्स में। पूरे टाइम आपने ये जो वेट पकड़ा हुआ है, जिस तरह से पकड़ा, उससे स्ट्रेस पड़ रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है, चाहे वो मोबाइल है, आपका स्कूल बैग है, आपका बैकपैक है, कैमरा है, कुछ भी है, तो उसके एक सही जो तरीका है उसको पकड़ने का वो सीखें। और 20 मिनट तक जैसे आपने काम कर लिया, 25 मिनट काम कर लिया, उसके बाद आप 2 मिनट का रेस्ट ज़रूर दें। और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जिसको मैं डेक्स एक्सरसाइजेज बोल देती हूँ कि बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं तो आप हाथ के और शोल्डर्स की और नेक की कुछ एक्सरसाइजेज बैठे बैठे कर सकते हैं। तो 2 मिनट का ब्रेक दें, फिर काम करें। ये नहीं कहूँगी कि आप काम ना करें और स्क्रीन टाइम कितना हो, कम से कम इस्तेमाल करें जितना हो सकता है, पर जो ज़रूरी है वो करें। डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो जैसे स्क्रीन आपके आइज़ के लेवल पे होनी चाहिए, आपके जो हैंड्स हैं वो रेस्टिंग होना चाहिए, जो चेयर के वो हैं, एल्बो आपकी 90 डिग्रीज़ पे हो। आप जब काम कर रहे हैं तो जो आपकी रिस्ट है वो बिल्कुल हिट ना करे किसी हार्ड सब्जेक्ट को, वो बिल्कुल एक रेस्टिंग पोजीशन में हो के जब आप माउस पकड़ते, तो इस तरह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका ध्यान रख के और कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके आप अच्छी तरह पेन फ्री रह सकते हैं। कोविड काल के बाद क्या इसके सिम्टम्स बढ़े हैं और क्या जो वैक्सीन लगते हैं वो भी इसमें असर करते हैं? देखिए, कोविड के बाद प्रॉब्लम